हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो पिछले जो टॉपिक्स हैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने देख लिए हैं। देखे या नहीं देखे वो आपको बेटर तरीके से पता है। मैं ये मानकर चल रही हूँ आपने पीछे वीडियो देख ली है कि जो प्रेसिडेंट का जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसे होता है, और साथ ही जो प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, तो ये हम कवर कर चुके हैं। और आज हम प्रेसिडेंट का जो थर्ड मेन पार्ट है वो कवर करेंगे कि राष्ट्रपति को अगर पद से हटाया जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, महाभियोग या इम्पीचमेंट, तो उसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम दो इसके सब जो टॉपिक्स है वो भी ऐड कर लेंगे। एक तो ये कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, कि जब राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है या फिर किसी कारणवश उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है, तो उसके बाद राष्ट्रपति के स्थान पर कौन जो है उनका जो काम संभालता है, तो ये सब चीजें हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम सभी को पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, 5 साल तक का होता है। और जब राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो कोशिश की जाती है कि 5 साल पूरे होने से पहले ही राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो करा लिया जाए, ताकि जो नए राष्ट्रपति अपना पद आसीन कर ले पुराने राष्ट्रपति के 5 साल पूरे होने पर। लेकिन जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते तब तक जो है यही राष्ट्रपति जिनका भी कार्यकाल चल रहा है वो अपने पद पर बने रहते हैं राष्ट्रपति के तौर पर। या फिर अगर किसी कारणवश 5 साल से अगर ज्यादा भी हो जाए और किसी कारणवश आपके राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो कराने पॉसिबल नहीं हो पाते, तब भी उन कंडीशंस में भी जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है चाहे थोड़ा लंबा हो जाए, मतलब 5 साल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो अपने पद पर बने रहते हैं ताकि राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी खाली न रहे। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें, आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने साल का है, 5 साल का है। अब जो मेन चीज हमें देखनी है वो ये कि राष्ट्रपति का जो पद जो है, राष्ट्रपति की जो वैकेंसी सीट है वो खाली कैसे होती है। तो कैसे होती है, एक तो है कि उनका जो है 5 साल का जो कार्यकाल है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कार्यकाल पूरा हुआ, नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और नए राष्ट्रपति आ गए। दूसरी कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति ने अपने आप से किसी कारणवश, उनके पर्सनल रीजन हो सकते हैं या फिर कुछ भी, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, उन्होंने रिजाइन दे दिया, इसलिए वो उन्होंने पद खाली कर दिया है, राष्ट्रपति अब हट गए हैं। तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि किसी कारणवश, किसी भी कारण से, चाहे वो बीमार हो गए या फिर कुछ हो गए, उनकी जो है असमय अचानक से कार्यकाल के दौरान ही अगर उनकी मृत्यु हो गई है, तब भी हमारे राष्ट्रपति जी का जो है पद वो खाली हो जाता है। उसके बाद और क्या रीजन हो सकते हैं राष्ट्रपति का पद खाली होने के, कार्यकाल खत्म हो गया है, रिजाइन दे दे तब हो जाता है खाली, उनकी डेथ हो जाए तो खाली हो जाता है। इसके अलावा अगर उन पर जो है उन्होंने संविधान का उल्लंघन कर दिया है, यानी कि जो संविधान का उल्लंघन कर दिया है और उन पर अगर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लाया गया है, इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा है और वो सिद्ध भी हो गया है, जिसके कारण राष्ट्रपति जी को हटाया गया है, तो महाभियोग के कारण भी राष्ट्रपति जी को भी हटाया जा। तो ये है 3-4 कारण। और ये महाभियोग क्या प्रोसेस है, कैसे इन्हें हटाया जाता है, ये तो हमें अभी पढ़ना ही है, तो ध्यान से रहे, देख ले। और एक और जो रीजन इसमें हो सकता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने में, वो ये है कि जो राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ था उसमें कोई ऐसा रीजन आया है जिससे पता लगा है कि जो राष्ट्रपति हमारे बने हैं वो उस पद के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो जो चुनाव है वही अमान्य घोषित कर दिए गए हैं, तो भी राष्ट्रपति जी को हटा दिया जाता है, मतलब वो उनका पद खाली हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण जो राष्ट्रपति जो है अपने पद पर नहीं बने रह सकते, यानी कि उनका पद खाली हो जाता है। उसके बाद पहले सबसे हम जो मेन चीज है वो करते हैं, वो ये चौथा जो हमने पॉइंट देखा था कि राष्ट्रपति पद कब खाली हो सकता है, जिसमें हमने चौथा रीजन देखा था कि जब राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का प्रस्ताव चलाया जाए और वो जो महाभियोग अगर सिद्ध भी हो जाए तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। तो ये महाभियोग का प्रोसेस क्या है, ये इम्पीचमेंट, ये सब हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो महाभियोग का जो प्रोसेस है, इम्पीचमेंट का जो ये पॉइंट है, ये हमारे संविधान में कहाँ से शामिल किया है।
तो ये हमारे कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से महाभियोग का प्रोसेस हमारे संविधान में शामिल किया गया है। और ये कौन से आर्टिकल में शामिल है, आर्टिकल नंबर 61 में शामिल है। उसके बाद अगर संविधान में बात करें तो संविधान में लिखा हुआ है कि किसी राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाया जाएगा तो क्या उसका आधार होगा। तो हमारे संविधान में सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर हमारे राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग जो है उन पर चलाया जा सकता है। लेकिन संविधान में संविधान के उल्लंघन की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई कि किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया। किन मुद्दों को हम आधार बनाएंगे कि हमारे राष्ट्रपति जी ने ये किया है, तो चलिए इन पर जो है हमें इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। तो सिर्फ ये 3 शब्द जो है आपके संविधान में ऐड कर दिए गए हैं, संविधान का उल्लंघन, लेकिन इसकी डेफिनेशन हमारे संविधान में नहीं दी गई। तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर भारत में जो है क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है, आप कह सकते हैं कि अभी तक हमारे किसी भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग के कारण किसी भी राष्ट्रपति को अभी उनके पद से हटाया नहीं गया है। और उम्मीद करते हैं आगे भी कभी यह जो है हमारे देश को ऐसा सामना ना पड़े, ताकि पूरी दुनिया में हमारी जो हमारी इमेज है हमारे देश की वो थोड़ी गिर जाए, धूमिल हो जाए। तो ये आप चीजें याद रखने हैं कि हमारे देश में अभी तक राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि महाभियोग आखिर चलाया कैसे जाता है। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो कहाँ लाया जाता है, वो आपके लाया जाता है संसद में, पार्लियामेंट में। और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। आपको पता है हमारे संसद पार्लियामेंट में 2 सदन है, कौन कौन से, लोकसभा एवं राज्यसभा। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो संविधान अगर हमारे राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है और हमारे जो है संसद सदस्यों को लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, उन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए। दोनों सदनों में से किसी में भी संविधान का जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि लोकसभा में पहले आपका संविधान का जो लोकसभा में सबसे पहले आया है महाभियोग का प्रस्ताव। तो महाभियोग का प्रस्ताव अगर आपके लोकसभा में आया है तो जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पहले लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा, 1/4 जो उसके मेंबर्स होंगे उनके 1/4 सदस्यों को महाभियोग पर क्या करने होंगे, अपने हस्ताक्षर यानी कि जो आप उनके साइन करने होंगे। तो जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पहले लाया जाता है तो उस सदन के जो 1/4 सदस्य हैं उन्हें महाभियोग के प्रस्ताव पर अपने जो हस्ताक्षर है साइन करने होंगे। और जब 1/4 सदस्य अपने साइन कर देते हैं महाभियोग प्रस्ताव पर, तो उसके साथ ही प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दे दिया जाता है। तो 14 डेज का नोटिस भी उसके साथ ही हमारे प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है। तो ये जो है आपका प्रोसेस सबसे पहले होता है जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। तो लोकसभा में अब मान लीजिए 1/4 सदस्यों ने क्या है उस पर महाभियोग के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी, मतलब उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो अब क्या होगा कि लोकसभा जो अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर वोटिंग कराई जाएगी और वोटिंग में अगर लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्होंने 2/3 बहुमत से, तो कितने से, 2/3 बहुमत से, 2/3 मेंबर्स हैं, तो 2/3 बहुमत से अगर उन्होंने महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया तो यहाँ से यानी कि लोकसभा से महाभियोग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब यह जो प्रोसेस है वो अब कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में यानी कि राज्यसभा में। तो लोकसभा का जो प्रस्ताव आपके लोकसभा से पारित हो चुका है और अब वो प्रस्ताव कहाँ आ गया है, राज्यसभा में।
राज्यसभा अब क्या करेगी, अब उन आरोपों की जांच करेगी जो राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं, किस आधार पर जो है आपने राष्ट्रपति पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। तो उनकी जांच करेगी और जांच करके राज्यसभा में भी आपके राष्ट्रपति पर जो है वोटिंग होगी, उनके मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स वोटिंग करेंगे महाभियोग के प्रस्ताव पर। और अगर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से अगर महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यहां से भी महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पारित मान लिया जाता है। लेकिन एक और चीज याद रखें कि राज्यसभा में जब आपका महाभियोग का प्रस्ताव आ जाता है तो यहाँ प्रेसिडेंट को भी पूरा अधिकार होता है कि वो यहाँ पर आए सदन में और अपना जो है पक्ष रखे, अपने आप को यहाँ पर रखे, अपना प्रतिनिधित्व यहाँ आकर करे, तो उन्हें यहाँ पर अधिकार होता है। और अगर राज्यसभा में भी मान लीजिए कि यहाँ पर भी 2/3 बहुमत से सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए महाभियोग प्रस्ताव पर और अब महाभियोग जो है यहाँ पर पारित पूरी तरह से मान लिया जाएगा और उसी डेट से, उसी तिथि से जब आपके दूसरे सदन से भी महाभियोग का जो प्रस्ताव है 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसी डेट से राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटा दिया मान लिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति जी को अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ता है। तो ये इस तरह आपका जो है महाभियोग का जो पूरा प्रस्ताव है वो पूरा होता है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें अभी एक और चीज आपको ऐड करनी है कि जो महाभियोग का जो प्रस्ताव हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में जो आपकी वोटिंग हुई है, इसमें कौन कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा। ये तो 2-3 चीजें आपको और ऐड इसमें करनी है। तो जैसे कि अगर महाभियोग, हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो अगर आपको याद होगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, आपके दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, और साथ ही जो आपकी जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं, सभी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, सभी के जो राज्य विधानसभा है उनके भी केवल आपके जो है निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स इसमें भाग लेते थे राष्ट्रपति के चुनाव में। और साथ ही आपके जो 2 यूनियन टेरिटरीज है, संघ शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुडुचेरी, तो उनमें जो आपकी राज्य विधानसभा है उसके भी जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में, यानी कि महाभियोग के प्रस्ताव में, ये सभी शामिल नहीं होते। इसमें शामिल कौन कौन होता है तो नोट कर ले। तो इसमें केवल आपके शामिल होते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के मेंबर्स, फिर चाहे वो आपके मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स हो या इलेक्टेड मेंबर्स हो, मतलब चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो या नामांकित सदस्य हो। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है आपके राष्ट्रपति के जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, महाभियोग की प्रक्रिया है, उसमें भाग ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में जो आपके नामांकित सदस्य थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था, लेकिन महाभियोग के प्रस्ताव में वो भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका महाभियोग का जो प्रस्ताव है, इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी भी तरह अगर जो महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया है किसी भी सदन में, वो आपका 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता है, तो आपका जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो वही रोक दिया जाता है और राष्ट्रपति को अपने पद पर ऐसे ही बना रहना होता है। लेकिन अगर पूरा हो जाए, महाभियोग जो है सिद्ध हो जाए, तो उसी डेट से वे अपना जो पद है वो राष्ट्रपति वो छोड़ देते हैं। तो ये था आपका पूरा महाभियोग का प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो कि आर्टिकल 61 में आती है और ये हमारे संविधान में शामिल किया गया है अमेरिका के संविधान से। अब हम देखते हैं, जो हमने शुरुआत में 3 चीजें देखी थी कि अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाए, असमय खाली हो जाए, 5 साल का कार्यकाल पूरा किए बिना, तो उस टाइम पर जो है कौन उनका स्थान कौन लेगा और उस टाइम पर क्या प्रोसेस होता है। तो ये हम देखते हैं यहाँ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति को जो पद है वो समय से पहले खाली हो जाए, मतलब उनकी असमय जो है डेथ हो गई है, उन्होंने अपना रिजाइनेशन लेटर दे दिया है कार्यकाल समाप्त होने से पहले, उन पर महाभियोग सिद्ध हो गया है, या फिर उनका जो चुनाव है
जो राष्ट्रपति चुनाव है वो ही अमान्य घोषित हो गया है। तो क्योंकि समय से पहले, कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही जो हमारे राष्ट्रपति अपने पद से हट गए हैं, तो इसलिए अब चुनाव कब होंगे, नेक्स्ट राष्ट्रपति चुनाव कब होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का होना जो है वो जरूरी है। तो जिस डेट से राष्ट्रपति अपना पद जो है वो खाली करेंगे, यानी कि जिस दिन से वो अपना रिजाइनेशन लेटर या त्याग पत्र देंगे, या उनकी जिस दिन डेथ होती है, या जिस दिन उनका महाभियोग सिद्ध होता है, तो उस दिन से आपके 6 मंथ्स के अंदर, तो 6 महीने के अंदर जो है आपका चुनाव कराना जरूरी होगा। तो ये चीज याद रखें। जिस दिन से कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो उसके 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति चुनाव कराना जरूरी होगा। और इसके बाद जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, यानी कि 5 वर्ष तक के लिए वो रहेंगे। अब वो यह नहीं होगा कि मान लीजिए राष्ट्रपति की जो त्याग पत्र उन्होंने दिया है, रिजाइनेशन लेटर दिया है, वो उन्होंने दिया है 2 साल पर, तो 2 साल के बाद वो अब हट गए हैं, पद खाली हो गया है, तो उसके बाद जो नए राष्ट्रपति 6 महीने के अंदर जो चुनाव होकर नए राष्ट्रपति आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि जो बाकी 5 में से 3 साल रह गए हैं कार्यकाल के, वो सिर्फ 3 साल के लिए रहेंगे, वो पूरा अपना 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा करते हैं। तो ये चीज याद रखें कि 6 महीने के अंदर चुनाव जरूरी है कराने, और उसके बाद जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो 5 साल का जो अपना कार्यकाल है वो पूरा करते हैं। अब अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो गया है असमय, जो हमने 3-4 कारण देखे हैं उनके कारण, त्याग पत्र, रिजाइनेशन लेटर दिया है, डेथ हो गई है, इम्पीचमेंट हो गया है, तो किन्हीं भी कारण से, तो उस दौरान क्योंकि राष्ट्रपति जी का पद अचानक खाली हो गया है, तो उस दौरान जो राष्ट्रपति जी का जो कार्यभार है, उनका जो काम करेगा, कार्य उनके पीछे जो संभालेगा, वो उनका कौन करेगा, उनका कार्यभार कौन संभालेगा, तो वो कौन संभालता है, आपके वाइस प्रेसिडेंट। तो जब तक आपके नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं, या फिर अगर जो आपके राष्ट्रपति थोड़े बीमार है, यानी कि इस स्थिति में नहीं है कि वो अपना कार्य जो है कर पाए, या फिर वो अभी इंडिया में नहीं है, कहीं और भी गए हुए हैं, या फिर जो भी मैंने पहले कारण बताया कि बीमार है, तो उन स्थिति में भी जो उनका कार्यभार है वो कौन संभालता है, आपके वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उसके बाद जो उनका कार्यभार है वो कौन संभालेगा, तो वो आपके संभालते हैं CJI, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो उनका कार्यभार संभालते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर CJI भी नहीं है, तो उसके बाद आपके कौन संभालते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश है, सबसे सीनियर मोस्ट जो आपके जज है, वो उनका जो कार्यभार है वो संभालते हैं। तो कोई तो होगा ही। तो ये पूरी प्रक्रिया की हुई है कि अगर बाई चांस उनका पद जो खाली रह जाए, वो अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उनके बाद उनका जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा। तो ये है पूरा महाभियोग का प्रोसेस। और साथ ही हमने देखा कि उनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, और अगर उनका जो कार्यभार समाप्त हो जाए, मतलब वो अपने समय से कार्य नहीं कर पाए, उनका समय से पहले जो है उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर उन्हें हटा दिया जाए, या फिर वो खुद हट जाए, त्याग पत्र दे दे, तो उस स्थिति में कौन उनका जो कार्यभार है वो संभालेगा। और जो उनके पीछे से जो उनका कार्यभार संभालता है, उन्हें वही सेम जो सुविधाएं और भत्ते दिए जाते हैं जो राष्ट्रपति जी को दिए जाते हैं। क्लियर? तो पूरी उम्मीद है आपको पूरा समझ आ गया हो। वैसे तो हमने महाभियोग जो प्रस्ताव है, महाभियोग इम्पीचमेंट का टॉपिक है, वो बहुत पहले एक बार किया भी था जब हम करंट की जो क्लासेस कर रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि हम राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल में समझ रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है ऐड करना जरूरी था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करें, अपने चैनल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर कर ले, फेसबुक पेजेस पर कर ले, जहां भी आप करना चाहे कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो हमारा जो दक्षता अकेडमी का अकाउंट है वो टेलीग्राम पर है, ट्विटर पर है, इंस्टाग्राम पर है। तो वहां जाकर अगर आप दक्षता अकेडमी सर्च करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो आपको मिल जाएगा, तो वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।